हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के हिंदी कविता नौरंगिया का व्याख्या मूलक वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले यह बता दें कि इसका व्याख्या हम करा दिए अच्छे से, व्याख्या मूलक जो व्याख्या है वो भी करवा दिए हैं। तो आप उस क्लास को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन सारे समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती, ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते खेती करती। आपको इस तरह से दो पंक्तियां उठाकर दी जाएंगी और उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। पहला 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा कि प्रस्तुत अंश किस कविता से लिया गया है और इसके कवि कौन है। ये 2 क्वेश्चन हर टाइम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, हर समय ये क्वेश्चन में मौजूद रहेगा। तो देखिए, प्रस्तुत अंश किस कविता से लिया गया है? नौरंगिया कविता से लिया गया है। प्रस्तुत अंश के कवि कौन है? तो कैलाश गौतम जी है। हमने जब कविता पढ़ाया था तो अच्छे से ये बातें समझाया था, ठीक है। प्रसंग इसका जरूरी नहीं है, प्रसंग हम लोग नहीं करेंगे, तो हम लोग इसका व्याख्या देख लेंगे। तो प्रस्तुत अंश का आशय स्पष्ट करिए। प्रस्तुत अंश में कवि ने यह बताया है कि नौरंगिया साहसी, निडर एवं सरल सहज स्वभाव की नारी है। देखिए, देवी देवता नहीं मानती, जो नौरंगिया है एकदम साहसी है, निडर है और सरल सहज स्वभाव वाली है। उसे धर्म के नाम पर आडंबर और दिखावा पसंद नहीं है। वह देवी देवताओं के भरोसे बैठी नहीं रहती है। वह अपने कर्म पर विश्वास रखती है। छक्का पंजा नहीं जानती, अर्थात वह छल प्रपंच रचना नहीं जानती है। वह छल प्रपंच से कोसों दूर रहती है, दूसरों को धोखा देना नहीं जानती है। ताकतवर से लोहा लेती, अन्यायी अत्याचारी सब लोगों का घोर विरोध करती है। अपने बूते खेती करती, उनके अन्याय अत्याचार को न सहन करती है, न करने देती है, उनका डटकर मुकाबला करती है। कृषि कार्य किसी मर्द की अमानत नहीं है। वह ऐसा सिद्ध करते हुए स्वयं ही कृषि के संपूर्ण कार्य को करती है। तो फिर से एक बार अब हम आपको समझा देते हैं इसका व्याख्या, यही मेन रहता है इसका, ठीक है। देवी देवता नहीं मानती, अर्थात वह किसी प्रकार की देवी देवताओं में विश्वास नहीं रखती, अपने कर्म पर विश्वास रखती है, ठीक है। छक्का पंजा नहीं जानती, वह छल प्रपंच से कोसों दूर रहती है। ताकतवर से लोहा लेती, अन्यायी अत्याचारी सबल लोगों का घोर विरोध करती है। उनके अन्याय अत्याचार को न खुद सहती है और न दूसरों को सहन करने देती है। उनका डटकर मुकाबला करती है और अपने बूते खेती करती है और अपने मेहनत पर, अपने बलबूते पर वह कृषि का कार्य करती है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, मर्द निकट्ठू जनखा जोइला, लाल न होता ऐसा कोयला, उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती संग संग पीती। आप मेरा कविता व्याख्या पढ़िएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही सरल शब्दों में मैंने समझाया है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन एकदम बहुत ही जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। और इस क्लास में भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम बातें, मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास में ही याद करवा दूँ। तो पहला 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा कि प्रस्तुत अंश किस कविता से लिया गया है? नौरंगिया कविता से लिया गया है। इसके कवि कौन है? तो इसके कवि कौन है? कैलाश गौतम जी है, ठीक है। प्रसंग नहीं देखना है, छोड़ दीजिए। इसका आशय स्पष्ट करिए। मर्द निखट्टू जनखा जोइला, जो नौरंगिया है उसका जो पति है वह एकदम निखट्टू है, अर्थात किसी भी कार्य का नहीं है, और वह उस कोयले के समान है जो कभी जलकर लाल नहीं होता है। वह किसी भी कार्य, मतलब अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह किसी भी कार्य के नहीं आ सकता है। वह एकदम निखट्टू है, अर्थात किसी भी तरह का कोई कार्य करने में नौरंगिया की मदद नहीं करता है। प्रस्तुत अंश में नौरंगिया जैसे कर्मठ नारी के साथ उसके अकर्णमय पति की तुलना की गई है। उसको भी वह शान से जीती। पति निकम्मा है फिर भी उसके साथ खुश है, प्रसन्न है, उसे किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है। संग संग खाती संग संग पीती, और उस जो निखट्टू मर्द है उसके साथ भी वह प्रेम पूर्वक रहती है, उसके साथ संग संग खाती है और संग संग रहती है और एक अच्छा जीवन यापन करती है। फिर से एक बार समझाते हैं। मर्द निखट्टू जनखा जोइला, जो नौरंगिया का पति है वह एकदम निकम्मा है। वह किसी भी तरह का कोई भी कार्य करने में नौरंगिया की मदद नहीं करता। वह उस कोयले के समान है जो कभी जलता नहीं है और जलकर कभी भी कोई, वह लाल न होता ऐसा कोयला, वह उस कोयले के समान है जो जलकर कभी भी आग नहीं दे सकता, लाल नहीं हो सकता, अर्थात वह किसी भी तरह का कार्य नहीं करता है। उसको भी वह शान से जीती, लेकिन ऐसे निकम्मे पति के साथ भी वह शान से जीती है, उसी के संग संग प्रेम पूर्वक रहती है, खाती है और अच्छा जीवन एक यापन करती है। आगे बढ़ते हैं।
गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है, नौरंगिया गंगा पार की। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा नौरंगिया कहाँ की रहने वाली है, तो गंगा पार की। तो 2 क्वेश्चन पहला पता है कि कविता कहाँ से लिया गया है, नौरंगिया से लिया गया। इसके कवि कौन है, कैलाश गौतम जी है। प्रसंग को छोड़ देंगे, आते अंश का। तो नौरंगिया जो है, नौरंगिया की जो चर्चा है उसकी खूबसूरती की चर्चा गांव गली में होती रहती है। गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है। वह जिस ग्रामीण परिवेश में रहती है, जिस गांव में रहती है, वहाँ पर नौरंगिया की ही चर्चा होती है कि वह कितनी खूबसूरत है, और घर मतलब घर का सारा कार्य और खेती का सारा कार्य भी अपने बलबूते पर कहती है। वह बहुत ही निडर है, साहसी है और एक खूबसूरत महिला है। तो उसकी जो चर्चा है वह किसी खास खबर की चर्चा, अखबारों की, जैसे मानो कोई हेडलाइन हो, कोई खास चर्चा हो, खास खबर हो, उसी तरह उसकी चर्चा होती है। कवि के अनुसार नौरंगिया जैसी नारी कभी छुपकर नहीं रह सकती, उसके कार्य उसे चर्चित बना देते हैं। ठीक है, नौरंगिया कहाँ की रहने वाली है, गंगा पार की रहने वाली है। बढ़ते हैं अब आगे। कसी देह और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी, सिहरन पहने हुए अमोले, काला भंवरा मुंह पर डोले। प्रस्तुत कविता कहाँ से लिया गया है, नौरंगिया से। इसके कवि कौन है, इसके कवि कैलाश गौतम जी है। प्रसंग को छोड़ देते हैं। देखिए, कसी देह और भरी जवानी, यहाँ पे और होगा, कसी देर और भरी जवानी। जो नौरंगिया है वह एक नौजवान युवती है। शीशे के सांचे में पानी, उसके जो शरीर का रंग है वह शीशे के सांचे में, मानो किसी साफ, अगर शीशे के बोतल में अगर पानी रख दिया जाए, सांचे में अगर पानी रख दिया जाए, तो वह पानी पूरा पारदर्शी होता है, उससे हम एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं। उसी तरह से नौरंगिया का शरीर भी इतना साफ और स्वच्छ है। सिहरन पहने हुए अमोले, काला भंवरा मुंह पर डोले। जिस तरह से आम के एक छोटे से पौधे में जब छोटी छोटी लाल पत्तियां, कोमल कोमल पत्तियां आती है और हवा के झोंके से हिलती रहती है, उसी तरह से जो नौरंगिया के मुख पर है, काला भंवरा मुंह पर डोले। उसी तरह नौरंगिया के मुख पर उसकी जो काली जुल्फ़ें हैं, काले जो बाल हैं, वह उसके मुंह पर आकर के डोलते हैं, मानो किसी पुष्प पर भंवरे डोल रहे हों। ठीक, फिर से देखते हैं। कसी देह और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी। कवि के अनुसार नौरंगिया का सौंदर्य सहज सौंदर्य है। शीशे के सांचे में पानी, वह बिल्कुल इतनी साफ और स्वच्छ है जैसे मानो कि कोई शीशे के पात्र में पानी रखा हुआ पारदर्शी दिखता है। सिहरन पहने हुए अमोल, जिस तरह से आम का छोटा सा पौधा जब उससे कोमल कोमल लाल पत्तियां निकलती है और हवा के स्पर्श से वह हिलती रहती है, उसी प्रकार नौरंगिया सचेत रहती है। उसके मुंह पर उसकी जो काली काली जो लटें हैं, वह भंवरों के, किसी पुष्प पर मंडरा रहे भंवरों के समान डोलते रहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना, जैसी नीयत लेखपाल की वैसी ठेकेदार की है। प्रस्तुत कविता नौरंगिया का यह अंश है। कवि कौन है, कैलाश गौतम जी। ठीक है, अच्छा, इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि उसकी रूप सौंदर्य की चर्चा की गई है। ठीक है, यहाँ अद्भुत ईश्वर की रचना किसे कहा गया है, नौरंगिया को कहा गया है ना। अद्भुत है ईश्वर की रचना, ईश्वर की अद्भुत रचना, अनुपम रचना किसे कहा गया है, नौरंगिया को कहा गया है। इसका आशय देख लेते हैं। तो इन अंश में नौरंगिया के रूप सौंदर्य की चर्चा करते हुए कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि सौंदर्य को युवावस्था में संयमित रखना बड़ी कठिन चुनौती होती है। सामान्य व्यक्ति के लिए अपनी प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान को बचाकर रखना ही बड़ा कठिन कार्य होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह से नौरंगिया का जो रूप सौंदर्य है वो बहुत ही एक ईश्वर की अनुपम रचना जैसी है, और उसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है इस रूप सौंदर्य को बचा करके रखना। क्यों? क्योंकि उस पर बुरी नज़र लेखपाल और ठेकेदार की पड़ी रहती है। वे जो असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं, वे ही अपने सम्मान की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। इन अंश में नौरंगिया के रूप सौंदर्य की चर्चा करते हुए कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि सौंदर्य को युवावस्था में संयमित रखना बड़ी कठिन चुनौती होती है। सामान्य व्यक्ति के लिए अपनी प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान को बचाकर रखना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। वे जो असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं, वे ही अपने आत्मसम्मान की रक्षा में समर्थ होते हैं, जिस तरह से नौरंगिया है। नौरंगिया एक खूबसूरत युवती है। उसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है कि उससे बुरी नज़र वाले
लेखपाल और ठेकेदार से बचना उसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। अब बढ़ते हैं आगे। जब देखो तब जांगर पीटे, हार न माने काम घसीटे, जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कविता किस कविता से है? नौरंगिया कविता से। कवि कौन है? कैलाश गौतम जी है। इसका प्रसंग छोड़ देते हैं। अब देखते हैं, जब देखो तब जांगर पीटने। जांगर पीटने का अर्थात होता है कठिन परिश्रम करना। क्या होता है? कठिन परिश्रम करना। हार न माने काम घसीटे, किसी भी प्रकार के जो कार्य है उसमें वह हार नहीं मानती। जो नौरंगिया है वह बहुत ही कठिन परिश्रम करती है और किसी भी कार्य को अपने हाथों में जब लेती है तो वह उससे किए बिना उसे हार नहीं मानती है। वह उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ती है। जब तक जागे तब तक भागे, वह जब तक जागती है अपने पूरे समय को कार्य में ही बिताती है। तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे। उसका सारा दिन जो है वह किसी न किसी तरह के कार्य में चला जाता है, वह चाहे वह कृषि का कार्य हो, चाहे वह उसके घर का कार्य हो। प्रस्तुत अंश में बताया गया है कि कर्मठ मनुष्य के जीवन में कर्म की ही प्रधानता होती है। वह निरंतर कर्मरत रहता है और कर्म ही पूजा है। जिस तरह से कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है, नौरंगिया कर्म को पूजा की तरह देखती है और कठिन परिश्रम करती है और किसी भी प्रकार के कार्यों में वह उसे हार नहीं मानती है, पूरा करके ही छोड़ती है। वह जब तक जागती है अपना कर्म करते ही रहती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बिच्छू गोजर सांप मारती, सुनती रहती विविध भारती। प्रस्तुत अंश किस कविता से लिया गया है? नौरंगिया से। कवि कौन है? कैलाश गौतम जी है। प्रस्तुत अंश में कवि ने ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया है। नौरंगिया ने गांव के छोटे गोजर, ठीक है, बिच्छू गोजर सांप मारती, सुनती रहती विविध भारती। नौरंगिया जिस परिवेश में रहती है वहाँ पर आमतौर पर बिच्छू, गोजर, सांप ये प्रायः निकलते रहते हैं, लेकिन नौरंगिया उनसे डरती नहीं है। उनका सहज रूप से उनका मुकाबला करती है और उन्हें भी वह मार गिराती है, अर्थात उनसे अपने परिवार की रक्षा करती है। तो नौरंगिया ने गांव के छोटे गोजर, बिच्छू, शक्तिशाली सांप जैसों को पराजित किया है। उसके जीवन में सिर्फ संकुलता ही नहीं है, बल्कि मनोरंजन एवं विनोद प्रियता भी है। वह कार्य तो दिन भर करती ही रहती है, लेकिन वह मनोरंजन की भी शौकीन है। वह क्या सुनती रहती है? विविध भारती। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, नौरंगिया क्या सुनती है? तो विविध भारती सुनती है। फिर से एक बार समझा देते हैं। नौरंगिया जिस परिवेश में रहती है वहाँ पर बिच्छू, गोजर, सांप या प्रायः निकलते रहते हैं। नौरंगिया उनसे भी बड़ी सहजता से निपट लेती है। वह मनोरंजन की भी शौकीन है और वह क्या सुनती रहती है? रेडियो पर विविध भारती सुनती रहती है। बिल्कुल है लाठी सी सीधी, भोला चेहरा बोली मीठी, आंखों में जीवन के सपने तैयारी त्योहार की है। किस कविता से लिया गया है? नौरंगिया। कवि कौन है? कैलाश गौतम जी है। इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि जो नौरंगिया है एक आशावादी महिला भी है। नौरंगिया के व्यक्तित्व का गठन सुकुमार एवं कठोर भावों से हुआ है। वह शक्ति एवं सौंदर्य की पुंज है। उसका मन बहुत ही कोमल है। वह बिल्कुल है लाठी से सीधी। वह किसी भी प्रकार का छल प्रपंच नहीं रचती है, बिल्कुल लाठी से सीधी है। भोला चेहरा है, उसका जो चेहरा है एकदम भोला भाला है और उसकी जो बोली है वह भी पूरी मीठी है। आंखों में जीवन के सपने तैयारी त्योहार की है। उसने अपने मन के अंदर सुकुमार सपने संजोए हुए हैं। कठोरता एवं कोमलता दोनों ही साथ साथ बढ़ते पलते हैं और कठोरता एवं कोमलता का जो सही परिचय है वह नौरंगिया में हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल है लाठी से सीधी। जो नौरंगिया है बिल्कुल लाठी की तरह सीधी साधी है। उसका चेहरा भोला है और किसी भी तरह का उसके चेहरे पर दिखावटीपन बनावटीपन नहीं है। उसकी मीठी बोली है। उसके आँखों में नौरंगिया जो है आशावादी है। उसने अपने आँखों में अनेक जीवन के सपने संजो रखे हैं। आँखों में जीवन के सपने तैयारी त्योहार की है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला, ढहती भीत पुरानी छाजन, पकी फसल तो खड़े महाजन, गिरवी गहना छुड़ा न पाती, मन मसोस फिर रह जाती। यह किस कविता से लिया गया है? नौरंगिया। कवि कौन है? कैलाश गौतम जी है। ठीक है, आइए देखते हैं। ढहती भीत पुरानी छाजन। इन पंक्तियों में उसके ग्रामीण परिवेश के, उसके घर का हमें दृश्य पढ़ने को मिलता है, समझने को मिलता है कि नौरंगिया का जो जीवन है वह बेहद गरीबी में उसका गुजारा होता है। ढहती भीत, उसकी जो दीवार है वो मिट्टी की दीवार है, वह ढह रही है, अर्थात वह टूट गई है।
पुरानी छाजन, उसके घर पर जो छाजन है वह भी पुरानी है। पकी फसल तो खड़े महाजन, जब नौरंगिया जो खेती करती है, जब उसके जो फसल है पक कर तैयार हो जाते हैं तो उसके द्वार पर महाजन आ धमकते हैं वसूली के लिए। गिरवी गहना छुड़ा ना पाती, उसने परिवार का गुजारा करने के लिए अपने गहने तक गिरवी रख दिए। एक नारी के लिए गहना ही उसका सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उसने अपने गहने तक को गिरवी रख दिए अपने परिवार का गुजारा करने के लिए। गिरवी गहना छुड़ा ना पाती, मन मसोस फिर रह जाती। वह गिरवी गहना ना छुड़ा पाती है, इस कारण से वह अपना मन जो है मसोस कर रह जाती है। कवि ने इस अंश में ग्रामीण परिवेश एवं नौरंगिया की बदहाली का चित्रण किया है। कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी भारतीय किसान अभाव एवं दुर्व्यवस्था का शिकार बना हुआ है। कोई उसकी दयनीय दशा को सुधारने के लिए आगे नहीं आ रहा है। किसान स्वयं तकलीफ सहकर पूंजीपतियों के लिए स्वर्ण की व्यवस्था कर रहा है, शोषण का शिकार हो रहा है। इन पंक्तियों में यही देखने को मिलता है कि जो एक किसान है वह किस तरह से पूंजीपतियों को ही मुनाफा पहुंचाता है, लेकिन अगर वास्तविक रूप से हम अगर उसके जीवन को देखें, कृषक के जीवन को, किसान के जीवन को, तो वह किस बदहाली में अपना गुजारा करता है, यह बहुत ही चिंता का विषय है। ढहती भीत पुरानी छाजन, उसकी जो नौरंगिया के जो दीवार है वह मिट्टी की है, वह ढह रही है। उसके जो छाजन है, उसका जो छत है वह पुराना हो चुका है। उसके जब फसल पक कर तैयार होते हैं तो महाजन वसूली के लिए आ धमकते हैं। उसने अपने परिवार का गुजारा करने के लिए अपने गहने तक गिरवी रख दिए हैं और उसे छुड़ा ना पाने के कारण वह मन महसूस कर रह जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। कब तक आखिर कितना जूझे, कौन बताए किससे पूछे, जाने क्या क्या टूटा फूटा लेकिन हंसना कभी न छूटा। यह किस कविता से? नौरंगिया से। इसके कवि कौन है? कैलाश गौतम जी है। ठीक है। कवि के अनुसार नौरंगिया जैसों के संघर्ष की तो कुछ सीमा होनी चाहिए। नौरंगिया कहती है कब तक आखिर कितना जूझे। नौरंगिया अपने इन संघर्षों से कब तक और कितना जूझेगी उसे यह बताने वाला नहीं है कि वह इन संघर्षों से कब निकल पाएगी। कौन बताए किससे पूछे, यह उसे बताने वाला कोई नहीं है। आखिर कब तक उसे कोल्हू के बैल की तरह रहना पड़ेगा। जाने क्या क्या टूटा फूटा लेकिन हंसना कभी न छूटा। कब तक महाजन उसका शोषण करता रहेगा। वे लोग धन्य हैं जो घोर अभाव एवं शोषण की चक्की में पीसते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं, व्यवस्था के प्रति आक्रोशित नहीं होते हैं। कब तक आखिर कितना जूझे। नौरंगिया का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है और यह संघर्ष किस सीमा पर जाकर समाप्त होगा यह भी बताने वाला और समझाने वाला कोई नहीं है। आखिर कब तक उसे कोल्हों की बैल की तरह रहना पड़ेगा। वे लोग धन्य होते हैं जो घोर अभाव और शोषण की चक्की में पीसते रहते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहती है, जिस तरह से नौरंगिया की है। उनका व्यवस्था के प्रति आक्रोश नहीं होता है। अगला, पैरों में मंगनी की चप्पल, साड़ी नहीं उधार किया, नौरंगिया गंगा पार किया। यह नौरंगिया कविता से लिया गया है। इसके कवि कैलाश गौतम जी है। इसमें देखिए क्या बताया गया है। नौरंगिया का जीवन कितनी गरीबी में उसका गुजारा होता है, इन पंक्तियों में हमें यह देखने को मिलता है कि उसकी आर्थिक दुर्दशा की स्थिति क्या है। नौरंगिया के माध्यम से कवि ने भारत के गाँवों की एवं गाँव में रहने वालों की आर्थिक तंगहाली, उनकी दुर्दशा का चित्रण किया है। उसे अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए दूसरों से ऋण लेना पड़ता है। जो नौरंगिया है, पैरों में मंगनी की चप्पल, अर्थात उसने अपने पैरों में जो चप्पल पहनी है वो मंगनी की अर्थात किसी के द्वारा दी गई है। साड़ी नहीं उधार के, उसके बदन पर, उसके तन पर जो साड़ी है उसने भी वह उधार ले रखी है। कठिन परिश्रम करने वाला किसान अपनी छोटी से छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कितना असहाय और दयनीय बना हुआ है, इन पंक्तियों में हमें नौरंगिया के माध्यम से देखने को मिलता है। फिर से एक बार समझाते हैं। नौरंगिया के माध्यम से कवि ने भारत के गाँवों के एवं गाँव में रहने वालों की आर्थिक तंगहाली और उनकी दुर्दशा का चित्रण किया है कि उन्हें अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए दूसरों से ऋण लेना पड़ता है। कठिन परिश्रम करने वाला किसान अपनी छोटी से छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कितना असहाय और दयनीय बना हुआ है, इन पंक्तियों में हमें देखने को मिलता है। नौरंगिया गंगा पार की है। आखिरी क्वेश्चन, 100 पानी रंग धुले हैं, कहने को कुछ होंठ खुले हैं, अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना। इन पंक्तियों के रचनाकार कैलाश गौतम जी है। कविता कौन सी है? नौरंगिया है। कविता की नायिका के बारे में वक्ता का कथन है कि 100 बार पानी से पखारे गए तरोताजा चेहरा जैसा उसका चेहरा दमकता रहता है।
तथाकथित सभ्य महिलाओं की तरह उसके होठों पर कोई बनावटीपन नहीं है, कोई दिखावटीपन नहीं है। उसके होठ स्वाभाविक रूप से सदैव खुले रहते हैं। उसके चेहरे का निखार देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह विधाता की एक अनुपम रचना है। ऐसी अनुपम कन्या के सामने समाज की कुत्सित दृष्टि से स्वयं की रक्षा कर पाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। 100 पानी रंग धुले हैं। 100 बार पानी से पखारे गए तरोताज़ा चेहरा जैसा उसका चेहरा दमकता रहता है। तथाकथित सभ्य महिलाओं की तरह उसके होठों पर कोई बनावटीपन नहीं है, कोई दिखावटीपन नहीं है। उसके होठ स्वाभाविक रूप से खुले रहते हैं। उसके चेहरे का निखार देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो ईश्वर की वह एक अनुपम रचना है। ऐसी अनुपम कन्या के सामने समाज की कुत्सित दृष्टि से स्वयं की रक्षा कर पाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो यह था व्याख्यामूलक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, मैंने सारा करा दिया, एक भी प्रश्न नहीं छूटा है और ना छूटेगा आपके एग्जाम में। तो सेंटअप हो या बोर्ड हो, आपको दोनों जगह ये काम आएंगे। नौरंगिया से कोई भी चैप्टर से, नौरंगिया चैप्टर से कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न आप एग्ज़ाम में छोड़कर नहीं आएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैंने आपको इतना सारा चीज़ पढ़ा दिया और इसके हर एक पोर्शन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैं सब करा दूंगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय आपका बहुविकल्प प्रश्न, व्याख्यामूलक प्रश्न मैं सभी करा दूंगा। इसका चरित्र चित्रण सारांश मैंने सभी करा दिया है। तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट को चेक करिए, क्लास 10 का बना हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।